क्या कोई भाई इतना दरिंदा हो सकता है कि अपनी बहन और अपने जीजा को मौत के घाट उतार देता है और उनके नवजात शिशु को उनके शव के पास इसलिए जिंदा छोड़ देता है कि ये खुद ही मर जाएगा। पहली बार सुनने पर इस घटना पर शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन सच्चाई यही है और ये सच्चाई है देहरादून की। क्या है पूरा मामला, इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। दरअसल 13 जून को देहरादून क्लेमेंट टाउन थाना की पुलिस को सूचना मिलती है कि यहां पर टर्नर रोड स्थित एक किराए के मकान से बदबू आ रही है और ये बदबू संभवतः किसी के शव की है। जब थाना अध्यक्ष मौके पर मई फोर्स के साथ पहुंचते हैं तो एक जानकारी में पता चलता है कि यहाँ पर एक कासिफ जो सहारनपुर का निवासी है अपनी पत्नी अनम के साथ पिछले 4 महीनों से रहता था और पिछले 2-3 दिन से यहाँ दरवाज़ा नहीं खुला था। घर में 2 दरवाजे थे, एक पर ताला लगा हुआ था और एक पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। पुलिस ने जाली काटकर जब दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर का दृश्य देखा तो हर कोई भौंचक्का रह गया। अंदर जमीन पर एक पति पत्नी का शव पड़ा हुआ था और उनके बीच एक 3-4 दिन का नवजात शिशु था। शव का 2-3 दिन पुराने हो चुके थे और भारी बदबू उनसे आने लगी थी। 2-3 दिन पुराने होने के कारण शव जो है वो सड़ गए थे और उन पर कीड़े पड़ गए थे। जब पूरी जानकारी इसकी जुटाई तो इसकी जो जानकारी थी वो जो मृतक है कासिफ, उसकी पहली पत्नी, कासिफ ने 2 शादी की थी। उसकी पहली पत्नी से उसका 5 साल का एक बच्चा भी था। आसिफ 3-4 महीने से अपनी इस पत्नी की जो मृतिका पत्नी है अनम, उसके साथ देहरादून के टर्नर रोड पर रहता था। कासिफ हाइड्रा मशीन का काम करता था, जो कि उसकी हाइड्रा मशीन उत्तरकाशी में थी। तो इनके जब वो मृतक की जो पहली पत्नी है वो उसकी जो बात है वो 10 जून को कासिफ के साथ होती है और कासिफ कहता है कि मैं गांव आ रहा हूं, 5 लाख रुपए किसी को देने हैं। जब वो 10 तारीख को नहीं पहुंचता है तो जो उसकी पहली पत्नी है वो कॉल करती है। पहले तो कॉल नहीं उठाता कासिफ और फिर उसका फ़ोन बंद आने लगता है। जब कासिफ का फ़ोन नहीं लगता है तो नुसरत जो उसकी पहली पत्नी है वो उसके जो कमरा है टर्नर रोड पर वहाँ पर आती है और बाहर से ताला लगा देखकर इसकी सूचना अपनी सास और देवर को देती है। जिसके बाद वो मृतक का एक परिचित है असवद, उसको इस घटना के बारे में सूचना देते हैं। तो अवसद भी मौके पर आकर उसके द्वारा 112 कंट्रोल रूम पर इस घटना के संबंध में सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया ये जो मामला था ये परिजनों द्वारा आत्महत्या करना बताया गया था। कोई शक भी परिजनों ने नहीं जताया था, लेकिन फिर भी घटना संदिग्ध प्रतीक होने पर पुलिस ने अपनी जांच जो है वो जारी रखी थी। शव 2-3 दिन पुराने हो चुके थे, सड़ने लगे थे, तो कोई घाव के निशान भी शवों पर नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई खास कारण पता नहीं चल रहे थे। जो ये मामला है ये संदिग्ध प्रतीक होने पर देहरादून एसएसपी ने इसकी जो जिम्मेदारी है वो एसपी क्राइम और एसपी सिटी को सौंप दी। जिसके बाद क्लेमेंट टाउन जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने एक टीम गठित की और आसपास इनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। जिसके बाद आसपास के लोगों से पता चलता है कि 12 और 13 जून की रात्रि में एक गाड़ी घटनास्थल पर आती है और तुरंत वापस चली जाती है। जब इस वाहन के बारे में परिजनों से पता चला तो परिजनों ने बताया कि ये वाहन असवद का है, वही असवद जिसको परिजनों ने मौके पर बुलाया था और जिसने 112 पर इस घटना की जानकारी दी थी। जिसके बाद असवद से पूछताछ की। असवद ने बताया कि मेरा जो वाहन है वो 12-13 जून की रात्रि को सहवाज ले गया था। सहवाज जो मृतक आसिफ है उसकी दूसरी पत्नी अनम का छोटा भाई है। तो जब असवद ने सहवाज से पूछा तो उसने बताया कि वो छुटमलपुर एक पार्टी में गया था, जिस पर मृतक के परिजनों ने अनम के भाई सहवाज पर शक जताया और एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया। जिसके बाद पुलिस ने सहवाज को गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा दर्ज किया और ये जो मुकदमा है ये 21 जून को दर्ज किया। जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ के बाद सहवाज ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि 10 जून की रात्रि को उसने ही अपनी बहन अनम और आसिफ को मौत के घाट उतारा था। सहवाज ने ये क्यों किया था, सहवाज ने अपनी बहन और अपने जीजा को क्यों मौत के घाट उतारा था, ये सब सहवाज ने पुलिस को बता दिया। तो आपको भी बताते हैं जो सहवाज ने पुलिस को बताया, जो घटनाक्रम उसने बताया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कुछ था, हूबहू आपको बताते हैं जो सहवाज ने पुलिस को बताया। सहवाज ने बताया कि हम 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम सादाब है,
फिर मेरी बहन अनम है और फिर मैं हूँ। मेरी माँ का नाम शहनाज है जो हमें छोड़कर कहीं चली गई थी और किसी दूसरे के साथ शादी कर ली थी। तब हम भाई बहन छोटे थे। फिर मेरे पिताजी द्वारा हमारा पालन पोषण किया गया। मेरे पिता भी हाइड्रा चलाते थे जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से हो गई थी। लेकिन मुझे पता चला कि असजद ने मेरे पिता को जानबूझकर हाइड्रा से टक्कर मारी थी जिसे एक्सीडेंट बताया गया था। असजद हमारे गांव का रहने वाला था और कासिब के ताऊ का लड़का है। उस वक्त हम छोटे थे तो कुछ नहीं कर पाए। हमारी दादी ने हम तीनों भाई बहनों का पालन पोषण किया। कासिब मेरे ही गांव का रहने वाला था जिसकी हमसे दोस्ती थी और उसका हमारे घर आना जाना भी था। इसी बीच मेरी अपनी खाला यानी कि मौसी की लड़की आयशा जो कराल्टी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की रहने वाली है, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। उस समय वो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। फिर हम दोनों में प्यार हो गए और उसे मैं अगस्त 2021 में भगाकर इलाहाबाद ले गया था। उस समय वो नाबालिग थी जिस कारण हमारी शादी नहीं हो पाई थी। आयशा के घर वालों ने मेरे बड़े भाई और कासिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था क्योंकि कासिब भी मेरे बड़े भाई के साथ था। उसने भी मेरी मदद लड़की भगाने में की थी। उसके बाद मुझे और मेरे बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां मैं 8 महीने जेल में रहा और अभी भी जमानत पर बाहर आया हूं। जब मैं और मेरा बड़ा भाई जेल में थे तो इस दौरान मेरी बहन घर पर अकेली रहती थी और कासिब का घर में आना जाना लगा रहता था। जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे गांव वालों ने कासिब और मेरी बहन अनम की सारी बातें बताई, तो मैंने कासिब को घर में आने से मना कर दिया था क्योंकि कासिब की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। उसने मेरी बहन को अपने प्यार में फंसा दिया था और उसकी अश्लील वीडियो भी बना दी थी, जिस कारण वो जैसा कहता वो वैसे ही करती थी, जबकि कासिब की पहली ही शादी हो रखी थी। कुछ समय बाद कासिब मेरी बहन को भगा कर ले गया और कोर्ट में उससे शादी कर ली। इस संबंध में मेरे भाई की तरफ से नागल थाना में रिपोर्ट भी कराई गई, पर कासिब ने मेरी बहन से हमारे खिलाफ वीडियो और ऑडियो बनाकर गांव वालों को भेज दी थी, जिसमें मेरी बहन हमारे ही खिलाफ हो गई थी और हमारे खिलाफ बयान दे रही थी कि मुझे मेरे भाइयों से जान का खतरा है। उसके बाद पुलिस ने मेरी बहन को नागल लेकर आई और जहां पर उसे मेरे मौसा के सुपुर्द कर दिया था और फिर मेरे मौसा ने उसका निकाह कासिब के साथ करा दिया क्योंकि मेरा मौसा भी हमारे खिलाफ था। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने ही मौसा की लड़की को भगा दिया था। कासिब और अनम के निकाह से गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई थी और मुझे पता चला कि कासिब ने ही अनम को हमारे खिलाफ भड़काकर वह वीडियो और ऑडियो बनाई थी, जिस कारण मैंने उसी दिन सोच लिया था कि कासिब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने कासिब से फिर दोस्ती कर ली और उसके घर मेरा आना जाना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे मेरे गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि मेरी बहन के नाम जो 3 बीघा जमीन थी वह भी कासिब ने कुछ दिन पहले गिरवी रख ली थी और गांव में यह बात फैला दी थी कि आधे पैसे उसने हमें दिए और आधे खुद रख दिए। आसिफ बार बार गांव में हमारी बेइज्जती करवाता रहता था। मैं कई दिनों से उसे मारने के मौके तलाश रहा था कि दिनांक 7 जून को कासिब ने मुझे उत्तरकाशी में अपनी हाइड्रा मशीन पलटने और उसके साथ चलने की बात कही, जिस पर मैं 7 जून 2023 को उसके साथ अपनी मोटरसाइकिल से सहारनपुर से देहरादून आया और उसके बाद हम देहरादून से रात करीब 11 बजे उत्तरकाशी के लिए निकले। उत्तरकाशी पहुंचने पर अनम ने फ़ोन कर बताया कि उसे दर्द हो रहा है क्योंकि अनम प्रेग्नेंट थी। फिर कासिब ने अपने मोहल्ले की आशा को फ़ोन करके उसके साथ अनम को अस्पताल भेज दिया था और हम भी उत्तरकाशी से वापस देहरादून आ गए थे। उस दिन भी मैं कासिब को मारने की फिराक में था, लेकिन उस दिन अनम को पता था कि कासिब मेरे साथ गया है। उसके बाद मैं वापस अपने गाँव चला गया। गांव में सभी लोग मेरे मामा बनने की तरह तरह की बातें बना रहे थे, जिससे मैं और अधिक गुस्से में आ गया था। फिर 9 जून को आसिफ ने मुझे फ़ोन कर उत्तरकाशी चलने की बात कही, जिस पर मैंने इस बार उसको मारने की ठान ली। 10 जून को लगभग 8:30 बजे मैं गणेशपुर मोहन साइड पर अपने दोस्त के कमरे में चला गया, जहां मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और लगभग 9:30 बजे मैं कासिब के कमरे पहुंचा। रात्रि के समय पर कासिब और मैं ज़मीन पर सोए थे और अनम ऊपर बेड में सो गई थी। मेरे दिमाग में पुरानी सारी बातें चल रही थी, तो मैं सोया नहीं था। रात में मैं मौका देकर किचन में गया और वहां से एक चाकू लाकर ज़मीन पर सोए कासिब की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया,
जिससे वह बेसुध हो गया और उसकी गर्दन से काफ़ी खून बहने लगा था। इसी बीच अनम उठ गई और वो चिल्लाने लगी, जिस पर मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबाकर दूसरे हाथ से उसका गला दबा दिया और वह भी मर गई थी। फिर मैंने उसको भी नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और दीवार पर लगे खून को साफ कर दिया और बच्चे को भी काशिफ के दोनों पैरों के बीच में रख दिया था। मैंने सोचा था कि बच्चा खुद ही मर जाएगा। मैंने बाद में अपने कपड़े बदले और कमरे के बाहर ताला लगाकर मैं वहां से अपने दोस्त के कमरे में आ गया। रास्ते में मैंने आसारोड़ी के जंगल में खून से सने हुए कपड़े एक पन्नी में बांधकर फेंक दिए थे। फिर मैंने अपने दोस्त शुभम को, जो मुझे जेल में मिला था, उसको इस पूरी घटना के बारे में बताया और दिनांक 12 जून की सुबह गाड़ी से दोबारा टनल रोड होते हुए आसिफ के कमरे पर आया और ताला खोलकर देखा तो काफ़ी बदबू आ रही थी और दोनों बॉडी भी फूल गई थी। तो फिर हमने ताला बंद कर वहाँ से मिर्ज़ापुर वाले रास्ते से बेहट होते हुए सुबह 4 बजे लगभग गणेशपुर साइड पर दोस्त के कमरे पर पहुँचे, जहाँ पर असवद जगा हुआ था। तो ये वो बातें थी जो शहबाज ने पुलिस को बताई थी। काफ़ी पुरानी ये रंजिश चल रही थी। इसमें 2 रंजिशें थी। एक तो जो आसिफ है उसने शहबाज की बहन को भगाया था और उनकी 3 बीघा ज़मीन को गिरवी रख दिया था, और दूसरी जो पुराना जो मामला इससे जुड़ा था कि आसिफ के ताऊ के लड़के ने जो शहबाज है उसके पिता को मार दिया था, जिसे एक्सीडेंट बता दिया था। इस बारे में देहरादून एसएसपी दलीप कुंवर सिंह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 13 तारीख को एक 2 डेड बॉडी मिली थी पति पत्नियों का, और एक बच्चा रिकवर हुआ था उसमें, वो बच्चा भी जिंदा था। तो उस घटनाक्रम को यद्यपि उस दिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो परिस्थिति थी, उसे तो ये सुसाइड प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर भी जब घर वालों से पूछताछ किया गया और फर्दर जो है जब इसका लोकेशन लिया गया और इसमें और जानकारी की गई, तो उसमें जानकारी करने पर जो है एक मुलजिम शहबाज पुत्र शहजाद, इसकी अरेस्टिंग हमने की है। और इसने ये मृतका का जो है सगा भाई है, मृतक का जो है वो आपका जेठू है, साला कह सकते हैं हम। और उसने ये घटना कारित किया था कि ये 10 तारीख को लगभग 8:30 बजे के लगभग हम एक आया था यहाँ पर वो, और आकर के फिर जो है दोनों को खाना खाने के बाद इसने रात को पहले काशिफ उसको जो है उसने गला रेत करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता है एक आरीनुमा, उससे उसका गला रेता। उसके बीच जब उसकी बहन उठ गई थी तो उस अपने बहन का भी जो है उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके और मुंह दबा करके उसने उसको मार दिया। घटना कारित करने के बाद वहाँ से चला गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये निकली कि 10 तारीख को एक मोटरसाइकिल में आया था हैं, और 10 तारीख को उसने अपना मोबाइल फ़ोन जब वहाँ से चला था सहारनपुर से, तो मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। फिर अगले दिन जब सुबह 4 बजे पहुँचा तब इस टाइम मोबाइल फ़ोन ऑन किया। हमने इसका जो है जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह था उसका भी हमने सीडियाँ निकाल करके उसका जानकारी करी थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी जो काशिफ के जो पहली बीवी थी उसका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, उसने भी शक जाहिर किया था। और दूसरा जो है इसका एक अश्वद करके जो है इसके साथ का लड़का है जो हाइडा चलाता है, हाइडा का मालिक है, उन दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके परिजनों का संदेह था कि ये जो शहबाज है इसकी भूमिका हो सकती है। तो उस पर हमने इसको फर्दर जानकारी करी। जानकारी करने पर जो है 12 और 13 की रात को एक वर्नाकार है उसका भी आने की जानकारी मिली। वो जो है आपका अश्वद का था, तो उसने भी बताया कि मेरी कार लेके गया था। उसका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि इसकी भूमिका संदिग्ध मिली। फिर पूछताछ करने पर इसने अपना घटना को जो है उसमें ऊपर सही घटना कैसे हुआ था उसको। सर अभी कारण क्या होता है, क्या मोटिव है? कारण उसका ये था कि क्योंकि एक तो बहन को फंसा करके ये ले गया था, उसके मन में एक पीड़ा थी इस बात का, एक अवसाद था, इसका एक प्रतिरोध की भावना थी कि इसको मारना है मेरी बहन को। और दूसरी बात, जब क्योंकि इसमें जो मुलजिम है शहबाज, ये भी 2023 में ऑलरेडी जो है एक बार जेल जा चुका है। जेल जा चुका है बलात्कार केस में। अपनी चचेरी बहन को या चाचा की लड़की, मौसी की लड़की को ये जो है भगा के ले गया था, उसमें भी जेल चला गया था। तो उसके जब जेल चला गया, उसके दो भाई हैं, दोनों जेल चले गए।
इसके बहन के नाम पर 3 बीघा ज़मीन था, तो 3 बीघा ज़मीन को भी जो है इस जो मृतक है काशिफ उसने बेच दिया था। तो 2 मूल कारण थे कि जिसके कारण इसके मन में एक प्रतिशोध की भावना थी, इसने हमारी ज़मीन बेच दिया, दूसरा बहन को भगा के ले गया। तो ये फिर जो है उसके मन में ये था, तो इसलिए इसमें मर्डर किया। डिटेल में हमने आपका डिटेल्स में लिखा हुआ है और इस पूरी टीम को वर्कआउट करने के लिए मेरी तरफ से 10,000 का इनाम।